दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। 20 साल बाद आप जान तो गए होंगे क्या हुआ 20 साल बाद। ये इंडियन मूवी की बात नहीं कर रहे क्योंकि गालिबन इंडियन मूवी भी तो बनी थी ना, जिसका नाम था 20 साल बाद। और उसका खैर देखी तो नहीं मैंने, जो इसके बारे में सुना था तो ये था कि जिस लड़की का कत्ल होता है उसकी रूह आती है बदला लेने के लिए। लेकिन अमेरिका जो है 20 साल के बाद जब अफगानिस्तान से निकला तो कुछ माहिरीन ने कहा कि वो वापस ज़रूर आएगा। वो बिल्कुल निकल कर नहीं गया। जितना जुल्म किया है अमेरिका ने आम लोगों के ऊपर अफगानिस्तान में, क्या उनकी रूहें भी भटक रही होंगी बदले के लिए? खैर ये तो खुदा जानता है। जिस वक्त ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका निकल रहा है अफगानिस्तान से, तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि ये हो ना हो इनकी कोई सोची समझी चाल हो। लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो तो रहती है हमेशा से, क्योंकि अमेरिका का मंत्रा है ना कि हम चाहते हैं कि हर दुनिया में हर मुल्क में जमहूरियत हो और तरक्की करें वो मुल्क। तो तरक्की देने के लिए तो आए थे अफगानिस्तान को। खैर वॉर ऑन टेरर की बात तो आप सब जानते हैं। एनीवे, कुछ माहिरीन में से एक तो ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अमेरिका निकला नहीं है, वापस ज़रूर आएगा। तो अब पता चलता है कि पाकिस्तान में अमेरिका 3 साल के बाद अपना सफ़ीर भेज रहा है। कुछ यूँ लगता है कि वो वापसी की पहली कड़ी है। इसके बाद वो चाहेंगे कि वहाँ पे एम्बेसी उनकी कायम रहे अफगानिस्तान में। देखिए वक्त क्या बताता है। फिर ये खबर भी देखी कि अमेरिका का फोकस अब एशिया होगा। अब जिक्र आता है मेरे पुराने शौक का। जहाँ मुझे कोई पुराना अखबार रसाला नज़र आता है तो उसके औराक पलटते हुए अच्छा लगता है, इसलिए कि अगर पूरी कोई खबर ना भी पढ़ने का वक्त हो या इंटरेस्ट ना करे तो कम से कम सुर्खियाँ देखने का मौका तो मिलता है। और ऐसे ही एक 1994 का रसाला जो था मेरे पास, ये चंद रसाले तो मैंने इकट्ठे किए थे दिलदार भाई के कुछ कॉलम्स की वजह से। वो साल था जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए थे, तो जो सहाफ़ियों ने उनके बारे में लिखे थे कॉलम्स, तो मैंने वो कुछ चंद रसाले इकट्ठे किए थे वापस लाने के लिए अपने पास। तो अभी तक भी संभले हुए हैं मेरे पास, और उनमें अब आजकल के कुछ हालात जानकर तो फिर वही औराक पलटे और देखा, तजस्सुस हुआ कि वाकई अब जो इतना हर चीज़ पे शोर होता है, मौजूदा हुकूमत से भी लोग नाखुश हो रहे हैं, तो क्या उस वक्त सब खुश थे? तब हालात ठीक थे, अंदरूनी और बैरूनी हालात मेरा मतलब है। तो एक सुर्खी नज़र आई, क्योंकि आजकल की है ना सुर्खी कि अमेरिका अब अपना फोकस एशिया रखेगा। तो इस रसाले में भी एक सुर्खी लिखी थी, अमेरिका की नई हिकमत अमली का मरकज़ एशिया होगा। भूल जाते हैं ना हम लोग। उस वक्त के सदर बिल क्लिंटन थे और ये मजमून लिखा हुआ था अजीम एम मियाँ ने। उस बड़ी सुर्खी के नीचे एक छोटी सुर्खी और भी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, चीन और कोरिया के बारे में अमेरिकी पॉलिसी का जायजा लेना ज़रूरी है। तो ये तो था उस आर्टिकल फोकस। बात यूँ है कि अमेरिका की नज़र में चीन, कोरिया और पाकिस्तान, वैसे तो रूस और ईरान भी शामिल हैं, इन सब को छोड़कर हम देखते हैं चीन और पाकिस्तान, और आज के हिसाब से बाकी मुल्क फ़िलहाल जायजे से बाहर रखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। जैसे कि अभी आपसे बात की कि 1994 के हालात के मुताबिक अमेरिका इसलिए एशिया पर फोकस करना चाहता था क्योंकि वो मशरकी यूरोप, रशिया, मशरक़ वस्ता और जनूबी अमेरिका से काफ़ी मुतमईन था, और इन महाज़ों पर अमेरिका को अपने मफादात के लिहाज से कोई चैलेंज नहीं था। तो ये तो थी 1994 की बात। अब हम बात करते हैं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की। ये वो बात वो नहीं है जो कि बहुत से स्कॉलर्स, रिसर्चर्स मुआजना करते हैं। ये पॉलिसी है बिल्कुल सादा ज़ुबान में, जिसको हम अगर समझ लें, क्योंकि ये पॉलिसी है बहुत बुनियादी। बाकी तो वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं, उसमें कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं, कुछ नए इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में बुनियादी पॉलिसी है सिर्फ उसकी बात होगी आज। उसके लिए एक मिसाल ये है उस बुनियादी ख्याल से पहले कि एक एक्ट था जो कि अमेरिका ने पास किया था, ताइवान रिलेशंस एक्ट, और उसके तहत अमेरिका ने ताइवान को असला भेजना बंद कर दिया था। लेकिन जो ही मौका मिला उस एक्ट को ख़त्म करके फ़ौरन ताइवान को असला बेचना शुरू कर दिया। तो असली कारोबार तो है ना ये। तो जब हम बुनियादी पॉलिसी की बात करें एक अमीर मुल्क की, तो यूँ है कि छोटे छोटे कर्जे देकर मुल्कों को कर्जदार रखा जाए, और वो कर्जदार मुल्क अमेरिका
ये हर जायज़ और नाजायज़ बात माने वरना इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग जाएंगी। मेरी नज़र में ये है एक छोटी सी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग जो कि है फॉरेन पॉलिसी की, कि दुनिया के मुल्कों को कैसे अपने तरीके से चलाया जाए। एक ख्याल आता है कि जिस तरह ब्रिटिश इस मुल्क में भी गए, उस मुल्क की अच्छी अच्छी चीज़ें अपने नाम कर लीं और उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया। वैसे ही लगता है अमेरिका ने हिंदुओं का पुराना तरीका उधार देने का और फिर मकरूज़ को इंटरेस्ट के बोझ पर दबाने का तरीका हिंदुओं और शायद हो सकता है कि ज्यूज़ से भी सीख लिया हो। तो बात यूँ है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो सर्द गर्म चलते रहे हैं। शायद बहुत अच्छे तरीके से जब अहद हुए थे वो जनरल अयूब खान के टाइम पर हुए थे, क्योंकि जनरल अयूब खान ने उस वक्त रियलाइज़ किया था कि हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें और हमें दोस्तों की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि इसी तरह अमेरिका के साथ कुछ नए मुआहदे हुए, नए हालात बने, नई अंडरस्टैंडिंग हुई। तो उस वक्त के जो मुआहदे वगैरह भी हुए थे, बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि अमेरिका ने उनका पास रखा था, लेकिन खैर ताकतवर थे। तो ये हालात कुछ, क्योंकि जब पाकिस्तान की जंगें भी लगी तब भी पॉलिसी चेंज हुई है अमेरिका की। फिर ये है कि डिपेंड करता है, उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्या मसला चल रहा है। वो थोड़ी सी जहाँ से उनको ज़्यादा लॉयल्टी मिल रही हो उधर उनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ हमें थोड़ी देर के लिए इतना देखना है कि क्या वाकई वो तब्दीलियाँ और इम्प्रूवमेंट्स जबकि अमेरिका के साथ मुआहदे होते हैं और उनके वादे किए जाते हैं वो पाकिस्तान में आई हैं, जिनका साल हर साल से अमेरिका पाकिस्तान को समझ लीजिए कि दिलासे देता आ रहा है। और इन तरक्कियों में शामिल हैं लॉन्ग टर्म बायलैटरल रिलेशनशिप। उन रिलेशनशिप्स में क्या है कि इक़्तिसादी तरक्की, पाकिस्तान के तरक्याती कामों में मदद, जैसे कहा इक़्तिसादी, कारोबारी और तालीमी तरक्की, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अगर हम पिछले 30 साल पर नज़र डालें तो क्या वाकई इन सब शोबों में तरक्की हुई है? हाँ, अलबत्ता अमेरिका का सारा फोकस रहा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी का तारफ़ करवाया था बुश हुकूमत ने। तो अमेरिका ने जो खुद दूसरे मुल्कों में घुसकर उनकी तरक्की और आज़ादी के बहाने अपने अनोखे किस्म का टेरर शुरू कर रखा है, उसके बारे में तो कोई भी बात नहीं करता। इराक में जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके जब कब्जा किया था, तब कहा जाता था कि बहुत जल्द इराक से बाहर निकल आएंगे। बच्चे जवान हो गए, मगर अमेरिका का ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ मुल्क को सेहतयाब करने का। 2001 9/11 के बाद के हालात देखें, उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक जो समझौतों के पुल बनाए थे, उन्होंने आपस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए क्या हुआ उन पुलों का? क्या वो हमेशा से पानी पर तैरने वाले कुछ बिखरे हुए लकड़ी के कटे हुए तख्ते अभी भी तैर रहे हैं और कभी वो पुल बना भी सकेंगे? अब तो उनको पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा था, इसलिए कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर की फिल्म में सपोर्टिंग रोल मंजूर कर लिया था। तब तो अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के सियासी इश्यूज़ को भी तस्लीम कर लिया था और इस इशू को भी धमकी देकर बाकी के सारे इश्यूज़ के साथ एक बहुत बड़े और पुराने संदूक की तह में एक ख़ास तरतीब से तहों में संभाल कर रख दिया था, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम था वॉर ऑन टेरर, अफ़गानिस्तान में दाखिला और पाकिस्तान में आना जाना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यानी अमेरिका का हर प्लान किसी दूसरे मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करना है। जाहिर है ये काम रिमोटली तो होने से रहा, इसके लिए अमेरिका का दूसरे मुल्क में जाना ज़रूरी है। अगर खुद जाएंगे तो एतराज़ होगा, साथ वाले हमसाए मुल्क को इस्तेमाल करना चाहे ताकि हम हल्के ना पड़े और लालची नज़र ना आए। तस्वीर का एक दिलचस्प रुख ये भी है, सवाल उठता है 9/11 के बाद होने वाली पार्टनरशिप के बदले में जो तरक्याती फंड्स या एड कह लीजिए मिली थी पाकिस्तान को अमेरिका से, उसका हिसाब किताब कहाँ से मिलेगा? उस ज़माने में बहुत से $मिलियन जो थे वो कैश की सूरत में दिए गए थे। इसके अलावा $10 बिलियन कर्जा माफ़ कर दिया गया था और बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के लिए भी फंड्स दिए गए थे अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा और मदद बहुत ढेर सारे मिलियंस जो थे वो डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान की मिलिट्री ने अफगानिस्तान के बॉर्डर को महफूज किया था। अभी 2-2.5 महीने की बात ही है। यूं ही ख्याल आता है कि वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए तब पैसे दिए गए थे, वो पैसे कौन से बॉर्डर्स को सिक्योर करने पर लगे थे। शायद आपको प्रेसिडेंट बुश की तकरीर याद हो,
सच्ची बात तो ये है कि अक्सर उसकी तकरीर पर मैंने कभी खुद भी ध्यान नहीं दिया था, तो हो सकता है आपने भी ना दिया हो। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि उनकी अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी को बड़े अच्छे तरीके से दुनिया के सामने लेकर आती है, अच्छे इम्प्रेशन के लिए भी। उस तकरीर में कहा था कि एक कामयाब मुआशरा वो है जिसके असूलों के मुताबिक स्टेट और मिलिट्री की ताकत कम हो और हुकूमत लोगों की रजामंदी को फौकियत दे बजाय चंद उमरा के। ऐसी तकरीरें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या वाकई ये असूल चलते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में? अमेरिका की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का सादा सा तारफ ये भी है कि उनके हिसाब से वो हर मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं, आज़ादी के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका मंत्रा है कि हम तो आपकी ही मदद करना चाहते हैं कि आपके मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी हो, ज़ेर लब पैसों के इवज़ हम आपसे जो भी मुतालबा करें उस पर बिला एतराज़ अमल करें, वरना हम आपका खाना पीना बंद कर देंगे। अगर सांस रोक सकते तो वो भी कर देते, वैसे तो सब तरीके हमें आते हैं। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, हर मुल्क जाहिर है अपने फ़ायदे के लिए बनाता है, लेकिन मसला वहाँ पर आ जाता है जहाँ पे अमीर मुल्क गरीब मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रखता है। उनके मुतालबे कुछ फ़र्क होते हैं और गरीब मुल्क के मुतालबे और ज़रूरियात फ़र्क होती हैं। ये प्रॉब्लम आ जाती है असल में। लेकिन जो बेलबाब समझ आता है अभी तक का, वो सिर्फ ये है कि जब भी अमेरिका ने जब वादे किए, जब कमिटमेंट्स की, लेकिन एक वक्त आया कि उनको दोनों मुल्कों में से एक मुल्क को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो वो फिर हमेशा गरीब मुल्क ही करता है। बेशक अमेरिका मुआहदे के मुताबिक कमिटेड हो, लेकिन वो अपनी कमिटमेंट में अपने आप को नुकसान नहीं देता। यही वजह है कि हालात के मुताबिक फोकस अमेरिका का बदलता रहता है। अभी तो छोटे मुल्कों के साथ मिलकर कम्युनिज्म को ख़त्म करने का है फोकस, कभी आ जाता है वॉर ऑन टेरर। जैसे कि आपसे पहले कहा था कि उन्होंने दुनिया को यही बताया है हमेशा कि उनका मकसद जो है वो दुनिया में जमहूरियत को कायम रखना है और जमहूरियत को बहाल करना है। इस लिहाज से तो फॉरेन पॉलिसी उनकी कामयाबी से चलती रहती है। लेकिन इस वक्त एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि पहली दफ़ा एक कमज़ोर मुल्क ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक लीडर मिला है जिसने बेधड़क नुकसान होने के बावजूद स्टैंड लिया है, इसलिए कि हमारा मुल्क गरीब नहीं है, हमारे मुल्क में हुनर की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में किसी भी कुदरती रिसोर्स की कमी नहीं है अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। वो जो थोड़ी सी इमदाद के साथ मजमूई इज्जत भी जाती है, उसके लिए किसी न किसी का एक ना एक दिन खड़े होना ज़रूरी था। खुदा का शुक्र है कि किसी ने स्टैंड लिया। अब ये हम पे सब पर लम्हा फिक्रिया है कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने ट्रैवल किया है बाहर, आपको पता है सब पासपोर्ट की इज्जत कितनी है। अगर आपके पास सब पासपोर्ट ना भी हो, और क्योंकि आप शक्ल से पाकिस्तानी लगते हैं, शायद आपने कभी महसूस किया हो एयरपोर्ट हकाम जो हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नादानिस्ता तासुर आपको एहसास दिलाएगा पाकिस्तानी होने का, एंड नॉट इन अ गुड वे। शायद हसास लोग ज़्यादा महसूस करते हैं, आई डोंट नो। आप बताइए आपका क्या ख्याल है। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.